हेलो बच्चों, क्या हालचाल? एकदम बढ़िया। तो हम लोग हीट ट्रांसफ़र का लेक्चर नंबर 6 कवर करने वाले हैं और आज पढ़ने वाले हैं हम लोग विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ एंड स्टीफान्स बोल्ट्जमैन लॉ। इससे पहले एक लॉ हम लोग और पढ़ चुके हैं जिसका नाम था किरचॉफ्स लॉ। तो किरचॉफ्स लॉ का बेसिक ये कहना था कि अगर कोई भी बॉडी जितना ज़्यादा एब्जॉर्बर होगा उतना ही ज़्यादा वो इमीटर होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग लेकर चलते हैं कि हमारे पास दो बॉल हैं। अगर दो बॉल है, एक ले लो वाइट कलर का, एक ले लो ब्लैक कलर का, तो वाइट कलर का बॉल पे और ब्लैक कलर का बॉल पे अगर रेडिएशन इमिट कर रहे हैं तो उसके अंदर कुछ एब्जॉर्प्शन होगा, मतलब जितना भी एनर्जी उस पर फॉल होगा उसका कुछ एब्जॉर्ब पार्ट करेगा, कुछ रिफ्लेक्ट करेगा, कुछ ट्रांसमिट भी होता है। तो हम लोग फोकस सिर्फ कर रहे हैं एब्जॉर्प्शन पे। तो ब्लैक कलर का जो बॉल है उस पर गिरने वाले मोस्ट ऑफ द रेडिएशन को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। और जब बात करें वाइट कलर का तो वो उतना ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करेगा। अब इसी चीज़ को हम ले जा करके किसी ठंडे रूम के अंदर ले जाते हैं, उसको छोड़ते हैं, तो ज़्यादा रेडिएशन जो इमिट करता है वो करेगा ब्लैक कलर का बॉल, क्योंकि उसके अंदर एब्जॉर्प्शन उतना ज़्यादा हुआ था इसलिए वो ज़्यादा इमिट कर रहा है। तो किरचॉफ्स लॉ का कंक्लूजन यही था कि जितना ज़्यादा एब्जॉर्बर है उतना ही ज़्यादा इमिटर भी होगा। अगर कोई बॉडी ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो इमिट भी उतना ही ज़्यादा करेगा। तो ये कंक्लूजन था किरचॉफ्स लॉ का। और ये विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ जो ये भी ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में बता रहा है कि ब्लैक बॉडी जो है कितना रेडिएशन करेगा, तो उसके बारे में कुछ बता रहा है। और उसके बाद जो स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ है ये भी कह रहा है ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में ही बता रहा है कि कोई भी ब्लैक बॉडी है तो वो किस तरह से रेडिएशन को इमिट करता है या एनर्जी इमिट जो करने का रेट क्या है, इस टाइप की बातों कर रहा है। उसके बाद हम ब्लैक बॉडी को तो समझेंगे, उसके बाद हम जनरल बॉडी पे भी आ जाएंगे। तो हम लोग बात कर लेते पहले विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या है। तो विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ को समझने से पहले हम लोग एक कर्व ड्रॉ करने वाले हैं। उस कर्व को तुम लोग ध्यान से देखो। ये कर्व है, चलो सॉरी इसको थोड़ा सा छोटा किया जाए। हम लोग इस कर्व से ही कंक्लूजन निकालेंगे विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या कहता है। चलो ढाने दो इसको। तो इधर लेते हैं हम लोग ई लैम्डा, याद है स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर, इसको लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, वर्सेस लैम्डा। तो ये ई लैम्डा वर्सेस लैम्डा जो है स्पेक्ट्रल एमिसिव वर्सेस वेवलेंथ का जो ग्राफ देखा गया तो वो कुछ इस तरह का किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पे मिला, किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पे कुछ इस तरह से मिला। मान लो कि इस तरह से मिला। अगर ये कोई टेम्परेचर T है तो इस T टेम्परेचर के अंदर जो हमें मिला क्या, एनर्जी। तो ये इसका अगर एरिया हम देखेंगे तो इसका एरिया हमको क्या देगा, इसका एरिया अगर हमको निकालना है तो ई लैम्डा इंटू डी लैम्डा का इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, और यही अपना होता था टोटल एमिसिव पावर। क्या है, टोटल एमिसिव पावर। और ये टोटल एमिसिव पावर जो होता है वो डिपेंड करता है कि अगर मान करके चलो कि हम टेम्परेचर को राइज करें, अगर टेम्परेचर को राइज करेंगे तो राइज करने के बाद ये एरिया जो हो वो इंक्रीज कर जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे देखें कि अगर यहाँ पे हम इस कर्व को देख करके ये बता सकते हैं कि एमिसिव पावर जब वेवलेंथ छोटा है, मतलब कि वेवलेंथ 0 है, तो एमिसिव पावर भी कितना है, 0 ही है। अगर वेवलेंथ इन्फिनिटी है, कहने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा वेवलेंथ है, उसका भी एमिसिव पावर, कहने का स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर जो है वो कम है। किसी खास पार्टिकुलर लेंथ पे अगर देखेंगे ये लैम्डा एम है, मतलब लैम्डा एम मतलब क्या है कि वो वेवलेंथ जिसके कोरोस्पोंडिंग सबसे ज़्यादा एमिसिव पावर दे रहा है या एमिसिव पावर एनर्जी जो इमिट कर रहा है, तो उसके कोरोस्पोंडिंग जो आया मान कर चलो कि ये कुछ इस तरह से है। क्या है, कुछ इस तरह से है। अब ये टेम्परेचर को अगर हम राइज करें, क्या करें, टेम्परेचर को अगर राइज करेंगे तो ये कर्व जो अपना है वो कुछ इस तरह से शिफ्ट हो जाता है। इसका मैक्सिमा कुछ इस तरह से आ जाता है। अब ये अगर ये मान करके चलो कि हम टेम्परेचर T के लिए किए थे, अगर ये अंदर वाला जो अपने पास है ये टेम्परेचर T पे था, इसको T1 मान लेते हैं। तो उसी तरह से अगर ये देखें टेम्परेचर T2 पे ऑब्जर्व हुआ, जैसे ही T2 को एब्जॉर्ब करेंगे तो आप देखो T1 टेम्परेचर पे जो हमको टोटल एमिसिव पावर मिला है, मतलब टोटल कितना एनर्जी इमिट किया है
उसका कर्व, ये किसके लिए हो रहा है? ब्लैक बॉडी रेडिएशन, मतलब ब्लैक बॉडी के लिए ही सारा बात हम लोग कर रहे हैं। तो उसी तरह से अगर देखा गया तो जैसे ही T2 टेम्परेचर को हम लोग इंक्रीज किए तो ये टोटल एमिसिव पावर जो है इसका वैल्यू इंक्रीज करेगा, क्योंकि ये जो एरिया देख रहे हो ये एरिया क्या हुआ कि अब ज़्यादा हो जाएगा। अब क्या कि इस एक के अंदर ये भी एरिया इंक्लूड होने वाला है। तो T2 टेम्परेचर जैसे जैसे हम टेम्परेचर को राइज करते जा रहे हैं उस तरह से देखो एमिसिव पावर जो है हमारा इंक्रीज कर रहा है। अब मान लो कि हम एरिया को और बढ़ा दिए, एरिया को और बढ़ा दिए, तो ये जो अपना मैक्सिमम है, मैक्सिमम भी टुवार्ड्स लेफ्ट, मतलब ये लेफ्ट के टुवार्ड्स शिफ्ट हो रहा है। तो यहाँ से एक कंक्लूजन निकला कि जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर को रेस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? टेम्परेचर को राइज कर रहे हैं, तो लेमडा एम का वैल्यू जो है, लेमडा एम का वैल्यू है इसके कोरस्पॉन्डिंग घट रहा है। तो पहले मैक्सिमम क्या था? लेमडा, ये जो ग्रीन कलर का है उसके लिए मैक्सिमम कौन सा था? ये वाला था मैक्सिमम। उसके बाद जो ये हम लिए येलो कलर का, उसके लिए लेमडा मैक्सिमम ये हो जाएगा। मान लेते हैं कि E1 हो गया, ये E2 हो गया, और जो वाइट कलर से हम लोग लिए हैं उसके कोरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है वो E3 हो गया। ये टोटल स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर है। अब ये जो एरिया देगा वो टोटल इमिसिव पावर को देगा। तो अब इसी बात को हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, देखो ये जो हम कर्व तुमको बताए हैं इस कर्व का सारा कंक्लूजन इस पॉइंट पे लिखे हुए हैं। फ्रॉम द एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ऑफ द ब्लैक बॉडी रेडिएशन द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन। मतलब ये जो हम लोग ग्राफ ड्रॉ किए हैं इस ग्राफ से हमको कुछ कंक्लूजन मिला है। पहला क्या कह रहा है? द हाइयर इज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, हाइयर इज द एरिया अंडर द कर्व, दैट इज मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिटेड बाय द बॉडी एट द हाइयर टेम्परेचर। कहने का मतलब जितना ज़्यादा हम टेम्परेचर को राइज करेंगे, ये T3 है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर किसका है? T3 का। उसके बाद टेम्परेचर किसका है? T2 का। उसके बाद टेम्परेचर किसका है? T1 का है। तो जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर को राइज करते जा रहे हैं, मतलब टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, तो एनर्जी इमिट करने का जो रेट है वो इंक्रीज कर रहा है। मतलब ये क्या था? एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। इसको हम लोग जो कल डिफाइन किए थे वो था एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम था। डेल्टा क्यू मान के चलो कि वो यूनिट टाइम में वो डेल्टा क्यू एरिया, मतलब डेल्टा क्यू एनर्जी इमिट किया था, और उसके बाद एरिया से पर यूनिट एरिया से डिवाइड करने के बाद यह आया था। तो ये ई जो दिखा रहे थे वो रेट ऑफ इमिशन ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया था। तो वही पहला बात ये कहा, अब तो क्लियर हो गया होगा। हायर इज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, हायर इज द एरिया अंडर द कर्व, दैट इज मोर अमाउंट ऑफ द एनर्जी इज इमिटेड बाय द बॉडी एट द हायर टेम्परेचर। उसका सेकंड पॉइंट कह रहा है कि एनर्जी इमिटेड बाय द बॉडी एट द डिफरेंट टेम्परेचर इज नॉट यूनिफॉर्म। अगर अलग अलग टेम्परेचर पे देखेंगे तो उसका जो एनर्जी रेडिएट करने का रेट है वो प्रत्येक टेम्परेचर के लिए, अलग अलग टेम्परेचर के लिए अलग अलग है। T1 के लिए कुछ और था, T2 के लिए कुछ और है, T3 के लिए कुछ और है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि टेम्परेचर अगर हम वेरी कर रहे हैं तो जो एनर्जी को इमिट करने का रेट है वो भी वेरी कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट कंक्लूजन जो इस बात का है कि फॉर द गिवन टेम्परेचर, किसी दिए गए टेम्परेचर के लिए देयर इज द पार्टिकुलर वेवलेंथ लेमडा एम। लेमडा एम वो लेमडा है, मतलब लेमडा मतलब मैक्सिमम नहीं है, मैक्सिमम तो इन्फिनिटी तक भी गया है और मिनिमम 0 भी है। मतलब ये वो वेवलेंथ है जिसके कोरस्पॉन्डिंग स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर क्या था? मैक्सिमम था। तो इसलिए हम लोग इसको लेमडा एम लिखें कि ये वो वेवलेंथ है जिसके कोरस्पॉन्डिंग जो ग्राफ का पीक वैल्यू आता था, मतलब मैक्सिमम वैल्यू आता है, उसके कोरस्पॉन्डिंग लेमडा था। तो फॉर अ गिवन टेम्परेचर देयर इज ए पार्टिकुलर वेवलेंथ लेमडा एम फॉर विच एनर्जी इमिटेड इज द मैक्सिमम। ये उसी बात को कहा गया है। तीसरा है विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी द मैक्सिमम ऑफ द कर्व, देखो मैक्सिमम ऑफ द कर्व शिफ्टेड टुवर्ड द शॉर्टर वेवलेंथ। कहने का मतलब है कि जैसे फिर देखो जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर को रेस किए हैं तो जो मैक्सिमम वेवलेंथ है, मतलब वो वेवलेंथ जो मैक्सिमम ई के कोरस्पॉन्डिंग आ रहा है वो क्या हो रहा है कि शॉर्टर होता जा रहा है। अगर हम इस तरफ देखेंगे तो हमारा वेवलेंथ इंक्रीज कर रहा है, मतलब लेमडा इंक्रीज इस तरफ कर रहा है। तो इस तरफ अगर कर्व शिफ्ट हो रहा है तो इसका मतलब लेमडा एम का वैल्यू घट रहा है। तो अब यहाँ से एक कंक्लूजन निकालते हैं कि ये जो अपना है, ये जो कर्व था
ई लेमडा वर्सेस लेमडा, इनिशियल भी 0 था, किसी पार्टिकुलर वैल्यू के लिए मैक्सिमम हुआ और उसके बाद जो है सो ये फिर से कर करके 0 हो गया, तो इसको हम लोग लेमडा एम कहते हैं। तो अब यहाँ से देखा गया कि लेमडा एम जो है अपना, लेमडा एम वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और ये टेम्परेचर जो लेंगे हम लोग एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब केल्विन में लेंगे, और इसको जैसे ही हम लोग इस तरह से लिखेंगे T इंटू लेमडा एम, एक कांस्टेंट आ जाएगा B, या इसको एक पॉइंट और रहने दो, लेमडा एम जो आएगा वो इक्वल टू B बाय टी, और ये B जो है वो B को हम लोग बोलते हैं विंस डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट, और इसका वैल्यू भी दिया रहता है, इसका वैल्यू दिया रहता है। अगर तुम देखो यहाँ से तो इसका यूनिट तुम लोग मीटर इंटू केल्विन लिख सकते हैं। इसका वैल्यू होता है 2.89 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन। ये वैल्यू को थोड़ा सा हम मैच करा लेते हैं कि एग्जैक्ट यही है, थोड़ा पावर में हमको कन्फ्यूजन हो रही है, तो 1 मिनट रुको, तुम लोग देख लो इसको, तब तक हम इस वैल्यू को मैच करा लेते हैं। ये कांस्टेंट टर्म जो हम लोगों को ग्राफ में क्वेश्चन के अंदर दिया रहेगा, तो ज़्यादा घबराने वाली बात है नहीं। बिल्कुल सही है, 2.89 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन, एम फॉर मीटर, के फॉर केल्विन हो जाएगा। तो यहाँ से अपने को जो मिला है लेमडा एम वर्सेस टी इक्वल टू बी। अब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं बिल्कुल वही रिलेशन आ गया है, जो अगर हम टेम्परेचर को रेज करेंगे तो लेमडा एम का वैल्यू जो होगा वो डिक्रीज करेगा, अगर लेमडा एम का वैल्यू अगर इंक्रीज करेंगे तो टी डिक्रीज करेगा। तो इस तरह से हम लोग देखें कि ये लेमडा और टी के दोनों में से किसी का वैल्यू अगर चेंज करेंगे तो एक इंक्रीज करेगा एक डिक्रीज करेगा, और बी जो अपना है वो कांस्टेंट है, बी का वैल्यू तो फिक्स है, कितना है 2 पॉइंट, बी का वैल्यू अपने को ये क्वेश्चंस में दिया रहेगा 2.89 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन। तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या कर रहा था। खास करके देखा जाए तो विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ का कहना यही है, इसी को हम लोग कहते हैं विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ। क्लियर है? बस ये कंक्लूजन रखना है कि ये सारा बात जो हम लोग देखिए एक बार फिर से रिपीट कर देते। देखो फिर से रिपीट ये करते हैं कि अगर हम स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर वर्सेस वेवलेंथ का ग्राफ अगर दें तो जब इसको देखें तो वेवलेंथ अगर 0 था तब भी स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर का वैल्यू 0 था। उस तरह से अगर इन्फिनिटी देखें तब भी वो 0 है, लेकिन किसी पार्टिकुलर वेवलेंथ के कोरस्पॉन्डिंग ही स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर जो है वो क्या है, मैक्सिमम है। तो ये ई लेमडा जो था इसको हम लोग क्या बोलते थे, टोटल एमिसिव पावर, क्योंकि इसका एरिया जो देगा हमको वो टोटल एमिसिव पावर, टोटल एमिसिव पावर देगा। और देखिए इसको जैसे जैसे टेम्परेचर को रेस करते गए तो इसका जो एरिया है मतलब टोटल एमिसिव पावर है वो भी इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि ये एरिया जो है हमारा वो इंक्रीज कर रहा है। और साथ साथ एक कंक्लूजन ये भी देखिए कि जैसे टेम्परेचर का वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो लेमडा एम जो होता है वो शॉर्टर होता जा रहा है, मतलब डिक्रीज कर रहा है। तो ये विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ था। हम लोग 2 लॉ पढ़ चुके, लास्ट क्लास में पढ़े थे किरचॉफ्स लॉ, अभी पढ़ लिए विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ। और अब हम लोग चलते हैं स्टीफान्स बोल्ट्जमैन लॉ। तो देखो स्टीफान्स एक अलग साइंटिस्ट था और बोल्ट्जमैन जो है वो अलग साइंटिस्ट था। तो ये कहानी है मतलब 1978 की, 1978 की बात है। तो उन्होंने ये कौन सा, स्टीफान्स ने ये प्रूफ कर दिया था कि जो एनर्जी इंटेंसिटी है, एनर्जी इंटेंसिटी कहने का मतलब है कि एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में जो है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर के 4th पावर पे। कहने का मतलब है कि अगर टेम्परेचर का पावर अगर हम रेस कर रहे हैं
तो एनर्जी जो इमिट हो रहा है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में, उसका वेरिएशन टेम्परेचर की फोर्थ पावर के साथ है। सिर्फ वो इतना ही दिया था, लेकिन जब फॉर्मूला एस्टेब्लिश किया तो वो किसने किया? बोल्ट्जमैन ने किया। तो शुरुआत किया स्टीफेंस और इसको एंड तक पहुंचे या बोल्ट्जमैन। तो इन दोनों के नाम से ही इस लॉ को रखा गया कि स्टीफेंस बोल्ट्जमैन। खास करके पहले स्टीफेंस जो किया था वो ब्लैक बॉडी के लिए किया गया था। ब्लैक बॉडी के लिए ऑब्जर्वेशन किया कि अगर कोई ब्लैक बॉडी है तो उससे जो इंटेंसिटी ऑफ एनर्जी निकलेगा पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम को हम लोग कहते हैं एनर्जी, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम को इंटेंसिटी कहते हैं। तो जो इंटेंसिटी रेडिएशन होता है वो टेम्परेचर के फोर्थ पावर पे होता है। बस इतना ही रिलेशन कौन दिया था? ये स्टीफेंस और बोल्ट्जमैन पूरा फॉर्मूला ड्राइव कर दिया। तो उसको आगे फर्दर जो प्रोसीड किया है बहुत ही फेमस साइंटिस्ट न्यूटन साहब ने, तो उसको भी हम लोग आगे देखेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि टोटल अमाउंट ऑफ थर्मल रेडिएशन पावर पर यूनिट सरफेस एरिया। पावर पर यूनिट सरफेस एरिया जो होगा उसी को हम लोग इंटेंसिटी बोलते हैं। ऑफ अ ब्लैक बॉडी एट अ टेम्परेचर body at absolute temperature T is directly proportional to the fourth power of the temperature। तो इसका जो कहना है वो इस तरह से है कि चलो इंटेंसिटी रेडिएटेड, मतलब कि इंटेंसिटी मतलब आई इंटू आर, पावर पर यूनिट एरिया करेंगे हम लोग तो आई आर बोलेंगे। तो इसका कहना था इंटेंसिटी रेडिएशन जो होता है फॉर ब्लैक बॉडी के लिए वो टेम्परेचर का पावर 4 पे होता है। किस पे होता है? टेम्परेचर का पावर 4 पे होता है। और यहाँ से आगे जो प्रोसीड किया गया कि आई आर इंटेंसिटी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम जो है ये एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम ये इंटेंसिटी है। तो इसको जैसे प्रोफेसर साइंस को ख़त्म किया तो यहाँ पे एक सिग्मा आ गया जिसको हम लोग कहते हैं स्टीफेंस कांस्टेंट। इसको बोलते हैं हम लोग स्टीफेंस कांस्टेंट, और इसका वैल्यू भी फिक्स है 5.67 इंटू 10⁻⁻8। अगर इसका यूनिट देखेंगे तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये पावर है, तो पावर का क्या होता है? वाट पर मीटर स्क्वायर एरिया इंटू केल्विन का पावर 4। तो ये इसका ऐसा यूनिट हो गया। क्लियर है? अगर मान के चलो कोई ब्लैक बॉडी का अगर मान लेते हैं कि एरिया ए है, अगर कोई ब्लैक बॉडी है जिसका सरफेस एरिया जो है ए है, तो उसका पावर जो इमिटेड होगा लेटर ब्लैक बॉडी हैज एरिया ए, देन पावर रेडिएटेड इक्वल टू ए इंटू सिग्मा टी टू द पावर 4। तो ये हो गया हमारे ब्लैक बॉडी के लिए। अगर ब्लैक बॉडी का एरिया आपको दिया हुआ है ए है और टेम्परेचर जो है टी है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, टेम्परेचर मतलब केल्विन में हमको लेना है, तो ये फोर्थ पावर के प्रोपोर्शनल हो रहा था। तो इसको हम लोग कहते थे ये क्या है? ये पावर रेडिएटेड है, पावर रेडिएटेड। पावर मतलब एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम, ये पावर वही है वाट वाला जूल पर सेकेंड। तो इसका ऐसा यूनिट तो हम लोग जानते ही हैं वाट होता है या उसी को जूल पर सेकेंड कहते हैं। तो इसको अगर हम किसी जनरल बॉडी के लिए बात करें, किसके लिए? फॉर जनरल बॉडी हम लोग बात कर लें फॉर जनरल बॉडी के लिए, तो जो पावर रेडिएटेड हो जाएगा वो हो जाता है ए ई सिग्मा टी टू दी पावर 4। अब यहाँ पे
जो एक टर्म आया है ई, इसको हम लोग लास्ट क्लास में बात कर चुके थे, इसको कहते थे इमिसिविटी। इसका नाम क्या था? इमिसिविटी, इमिसिविटी ऑफ द बॉडी, ऑफ द बॉडी। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर कोई भी बॉडी है, तो वो सिर्फ एनर्जी को इमिट नहीं करता है, वो एनर्जी को साथ साथ एब्जॉर्ब भी करता है। तो यहाँ पे जो एनर्जी को इमिट करने का, जो पावर को इमिट करने का जो रेट आया है, वो ए इंटू सिग्मा इंटू टी का पावर 4 है। तो यहाँ पे जो अगर कोई भी बॉडी है, उसके ऊपर टेम्परेचर सराउंडिंग का कुछ है, तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब भी करता है। तो जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है उसको हम लोग देखेंगे, तो रेट ऑफ एनर्जी, रेट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय एनी बॉडी, कोई भी बॉडी अगर लेंगे तो एनी बॉडी इज, तो जो पावर एब्जॉर्ब होगा, मतलब एनर्जी पर यूनिट एरिया पर, सॉरी एनर्जी पर यूनिट टाइम में जो एब्जॉर्ब कर रहा है, तो उसको हम लोग लिखेंगे ए स्मॉल ए, ये था एब्जॉर्प्टिव पावर, इनटू सिग्मा टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग टू द पावर 4। तो ये है रेट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, ये है पावर एब्सॉर्ब्ड। अगर हम देखेंगे नेट हीट जो लॉस, सॉरी नेट पावर जो लॉस हो रहा है, वो क्या हो जाएगा, दोनों को सेपरेट कर देंगे, मतलब इतना ये रिलीज कर रहा है और इतना ये एब्जॉर्ब कर रहा है। तो नेट रेट ऑफ हीट लॉस जो आ जाएगा यहां से, नेट रेट ऑफ हीट लॉस इक्वल टू कितना ये रेडिएट किया है और कितना एब्सॉर्ब किया है, तो पी आर माइनस में पी ए। तो यहाँ से इस फॉर्मूला को हम लोग बिठाते हैं। तो यहाँ से देखो कि ए सिग्मा तो कांस्टेंट है, ए सिग्मा कांस्टेंट, तो यहाँ से जो आ गया है ई माइनस में टी टू द पावर 4 माइनस में ए इंटू टी टू द पावर टी एस टू द पावर 4। और जैसा कि हम लोग जानते हैं एट इक्विलिब्रियम टेम्परेचर पे, अगर मान के चलो कि बॉडी का टेम्परेचर और सराउंडिंग का टेम्परेचर अगर बराबर है, तो ये जो नेट पावर होगा, नेट पावर लॉस जो होगा वो कितना होता है, 0 होता है। अगर मान के चलो कि कोई बॉडी को हम ला करके किसी रूम के अंदर रखते हैं, तो अगर शुरुआत में वो गर्म है, तो वो धीरे धीरे क्या होगा, ठंडा होगा, ठंडा होते होते एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिसके बाद उसका बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं करेगा। कहने का मतलब है कि अब उससे कोई भी रेडिएशन इमिट नहीं हो रहा है, ना ही किसी तरह का रेडिएशन उसके अंदर एब्जॉर्ब हो रहा है। इसका मतलब है कि जब टेम्परेचर ऑफ बॉडी इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग हो जाएगा, तो उस समय नेट हीट लॉस जो होगा वो 0 होगा। अब इसके करस्पॉन्डिंग हम लोग देख सकते हैं कि जो अपना ए का वैल्यू वो अप्रोक्सीमेटली ई के बराबर होगा। देखो जो एब्जॉर्प्टिव पावर है वो इमिसिविटी के बराबर हो जाएगा। कब? ये एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। ये इसको हम लोग किरचॉफ्स लॉ से भी कह सकते हैं। ये किरचॉफ्स लॉ से, जो जितना ही एब्जॉर्बर होगा उतना ही इमिटर होगा, फ्रॉम किरचॉफ्स लॉ। फ्रॉम किरचॉफ्स लॉ। तो अब यहां से अपने को जो मिल रहा है पी नेट जो मिला वो ए ई सिग्मा टी टू द पावर 4 माइनस टी एस टू द पावर 4। ये इस तरह से अपने को नेट पावर रिलेटेड मिल चुका है कि कितना एब्सॉर्ब किया, कितना वो इमिट कर रहा है। अगर टेम्परेचर ऑफ बॉडी अगर ज़्यादा होगा तो ये कितना क्या करेगा, पावर को एब्जॉर्ब करेगा। अगर टेम्परेचर ऑफ द बॉडी कम हुआ, 1 मिनट रुको, थोड़ा ठंडा लग रहा है कुछ ज़्यादा ही।
तो एसी को ऑफ कर देते हैं, चलो ठीक है। तो हम लोग बात ये कर रहे थे कि अगर बॉडी का टेम्परेचर, अगर बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग टेम्परेचर से ज़्यादा है तो ये पावर जो लॉस करेगा, पावर को लॉस करेगा। अगर टेम्परेचर बॉडी का कम है और सराउंडिंग का ज़्यादा है तो उस सिचुएशन में क्या करेगा, ये पावर को एब्जॉर्ब करेगा। इनिशियली अगर देखा जाए तो ये टी टू द पावर फोर्थ पावर के प्रोपोर्शनल में है। तो इनिशियल जो होगा रेट ऑफ हीट लॉस मतलब जो है सो हीट लॉस करने का जो रेट है वो ज़्यादा होगा। जैसे से टेम्परेचर फॉल करेगा, जैसे मान करके चलो कि शुरुआत में 10 डिग्री टेम्परेचर को फॉल करने में जो मतलब हीट रिलीज हुआ है वो कुछ हुआ है, उसके बाद जो कम टेम्परेचर पे करने में वो कुछ और होगा। कहने का मतलब है कि जो जितना ज़्यादा इनिशियली, अगर शुरुआत में अगर हम देखेंगे तो रुको इसको थोड़ा सा और आगे डील कर लेते हैं। तो देखो इसमें हम आगे लिख देते हैं इसको कि क्या हो जाएगा, इनिशियली रेट ऑफ हीट लॉस इज फास्टर। अब तुम ऐसे ही मान के चलो कि अगर कोई भी चीज़ जो है ए टू द पावर स्क्वायर से वो घट रहा है तो शुरुआत में अगर उसको देखेंगे तो ज़्यादा घटेगा और फिर इनिशियली कम घटेगा। अगर मान के चलो कि हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मान लो कि ए टू द पावर 4 से घट रहा है, अगर वो 4 का स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर मतलब शुरुआत में अगर 1 डिग्री घटा है तो उसमें कितना एनर्जी रिलीज होगा, जिसके मान के चलो कि 16 माइनस में 9 इक्वल टू 7 आया। उसी तरह से 3 से 2 होगा तो 3 से 2 होगा तो 3 का स्क्वायर माइनस में 2 का स्क्वायर तो कितना हो गया 9 माइनस में 4 इक्वल टू 5। तो हम बस ये बताना चाह रहे हैं कि शुरुआत में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो पावर को जो मतलब लूज होने का, हीट को लूज होने का या घटने का जो रेट है वो ज़्यादा है और इनिशियली कम हो रहा है, क्योंकि ये तो पावर हम 2 लेके ही चले थे, पहले 7 था उसके बाद 5 हुआ। तो उसी तरह से अगर ये टेम्परेचर टी का पावर 4 है तो ये ज़्यादा ही लॉस कर रहा है। और इसके आगे थोड़ा सा हम प्रोसीड करें तो यही लॉ को हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। देखो यहाँ से ध्यान से देखो कि हमें जो मिला है पी नेट हीट लॉस जो मिला है वो ए ई सिग्मा टी टू द पावर 4 माइनस में टी एस टू द पावर 4 है। तो जो ये पावर है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी क्यू बाय डी टी लिख सकते हैं। अब इस डी क्यू को भी हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं एम एस डी टी और डिवाइड बाय डी टी इक्वल टू ए ई सिग्मा टी टू द पावर 4 माइनस टी एस टू द पावर 4। तो कहने का मतलब है कि हमें एक रिलेशन ये भी मिल गया है, इसको हम लोग बोलेंगे रेट ऑफ कूलिंग, सॉरी इसको हम लोग बोलते हैं। देखो यहाँ से देखो इस तरह से, देखो m तो बॉडी का मास तो बदलने वाला है नहीं, ये स्पेसिफिक हीट जो है वो भी कांस्टेंट होता किसी पार्टिकुलर बॉडी के लिए देख लेते हो। तो यहाँ से जो बच गया अपने को, यहाँ से जो कंक्लूजन आया है डी टी बाय टी इक्वल टू ए ई सिग्मा डिवाइड बाय एम एस टी टू द पावर 4 माइनस में टी एस टू द पावर 4। इसको हम लोग कहते हैं रेट ऑफ कूलिंग। ये क्या हो जाएगा, रेट ऑफ कूलिंग। इनिशियली रेट ऑफ कूलिंग अगर देखा जाए जिस तरह से रेट ऑफ हीट लॉस ज़्यादा था उसी तरह से इनिशियली रेट ऑफ कूलिंग भी फास्टर होगा, क्योंकि वो टेम्परेचर के पावर 4 के पावर में वेरी कर रहा है। तो यहाँ से हम बता भी सकते हैं इनिशियली रेट ऑफ कूलिंग इज फास्टर। तो इनिशियली जो रेट ऑफ कूलिंग होगा वो ज़्यादा ही होगा, फिर बाद में धीरे धीरे वो कम हो जाए। जैसे मान के चलो कि शुरुआत में जैसे कि 90 से 100 से लेकर के
90 होने में उसको टेम्परेचर को मान लो 10 मिनट लगा। कितना लगा है? 10 मिनट लगा है। तो अब ये 90 से लेकर के 80 होगा तो वो 10 मिनट से ज़्यादा लगेगा, ग्रेटर देन 10 मिनट होगा। हो सकता है वो 11 मिनट हो, 12 मिनट हो, 20 मिनट हो, 25 मिनट हो, 50 मिनट हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इतना बात तो कन्फर्म है कि जो शुरुआत में टाइम लगेगा वो कम लगेगा। मतलब 100 से लेकर 90 आने में जो टाइम लगा है वो कम होगा। कब? जब 90 से लेकर के 80 तक आने में जो टाइम लगा है। तो इसी के ऊपर हम लोग कल की क्लास जो हम लोग लेंगे, नेक्स्ट क्लास जो आने वाला है, उसमें ये सब पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्योंकि यहाँ से हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो हम लोग 3 लॉ अब तक पढ़ चुके हैं, किरचॉफ्स लॉ, विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, और उसके बाद पढ़े हैं स्टीफान्स बोल्ट्जमैन लॉ, और नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग। इसके बाद जो अपना हीट ट्रांसफर का खत्म हो जाएगा कहानी। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग कर लेंगे। तो अभी जितना पढ़ा है उसको तुम लोग रिवाइज स्टेट में रखो, बढ़िया से उसको रिवीजन करो, ताकि नेक्स्ट क्लास में एक छोटा सा लॉ बचा है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, उसको पढ़ करके हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और हीट ट्रांसफर का लेक्चर को खत्म करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। तो फिर उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी जितना भी बात तुमको बताए गए हैं इसको रिपीट मोड में चाहे तो तुम देख सकते हो, नहीं तो जो अगर कॉपी में नोट की हो तो उसको भी तुम लोग बार बार रिवाइज करो। क्योंकि नया टर्म है तो उसको एक बार 2 बार पढ़ोगे तभी तुम्हारे दिमाग में सेट हो पाएगा। तो बस हम यही कहना चाहेंगे, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। टेक केयर एंड बाय बाय।